एपिसोड 641 टू 650। अध्याय 641 160 दीवार से सटकर लड़ाई, मृत्यु से उभरना अंडरस्कोर 5। यान नानमो के इस खुलासे ने नीचे मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सोच रहे थे कि महापौर आधी रात को यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं। मैं यहाँ दरअसल सभी को कुछ बताने आया हूँ। जब यान नानमो ने तूफान के खतरे के कारण निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता बताई तो भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जबकि अन्य ने यान नानमो से सवाल किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी और उचित पुनर्वास प्रदान करेगी। मेयर यान बहुत ईमानदार थे और बिना सोए और बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिर भी वे शांत और संयमित रहे, जिससे सभी लोग आशंकित हो गए। अंत में यान नानमो अपनी वाक्पटुता से इन नागरिकों को समझाने में सफल रहे। हालांकि किसी ने सवाल किया, हमें ही क्यों पलायन करना पड़ रहा है। अन्य लोगों ने भी यही सवाल दोहराया और आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें ही क्यों पलायन करना पड़ रहा है। यान नानमो ने पहली पंक्ति में खड़े वक्ता की ओर देखा, जो लगभग 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति था। अगर उन्होंने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो शायद वे इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे। मुझे सूचना मिली है कि आप जिन घरों में रह रहे हैं वे अवैध निर्माण हैं जो एक शक्तिशाली तूफान का सामना नहीं कर सकते। हालांकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें निर्माणकर्ता और ठेकेदार को जवाबदेह ठहराना भी शामिल है। हम इस मामले को अंत तक लड़ेंगे और किसी भी जिम्मेदार पक्ष को बख्शेंगे नहीं। मैं यान नानमो आज अपने शब्द कह रहा हूं। यदि मेरे शब्दों में कोई छल है तो ईश्वर मुझ पर बिजली गिराए। उसी क्षण आकाश अचानक गरजते बादलों से कांप उठा। मंच पर खड़ी यान नानमो ने एक अडिग, दृढ़ निश्चयी उपस्थिति और एक ऐसी दृढ़ निगाहों का परिचय दिया जो अनायास ही विश्वास जगाने वाली थी। ठीक है मेयर यान, आपने जो कहा है उसी के आधार पर हम आप पर भरोसा करेंगे। जी हाँ मेयर यान, आप एक अच्छे अधिकारी हैं, हम सभी आप पर भरोसा करते हैं। ... यान नानमो ने अपना हाथ उठाया और तुरंत सन्नाटा छा गया। तूफान मेरे परसों दोपहर को तट पर दस्तक देगा। इससे पहले सभी को अपने परिवारों को हमारे कर्मचारियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए मनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी कीमती चीजें अपने पास रखें। एक दिन और एक रात तक स्थानांतरण अभियान पूरी तेजी से चलता रहा, जिसका प्रसारण टीवी चैनलों पर भी किया गया। जनता की राय अलग अलग थी। कुछ लोगों ने जनता के प्रति मेयर यान के सावधानीपूर्वक और समर्पित प्रेम की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने तिल का तार बनाने और संसाधनों की बर्बादी करने के लिए उनकी आलोचना की। अपार्टमेंट भवन की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं भी जल्द ही गायब हो गईं, जिससे ऑनलाइन हंगामा मच गया और आरोप लगे कि सरकार निर्माण मजदूरों का बचाव कर रही है। जब ली शुनली को इस बारे में पता चला तो उसने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे यह हास्यास्पद लगा कि एक मामूली महापौर उसके भवनों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत कर सकता है। उनके सचिव ने सुझाव दिया कि क्या उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए किसी को भेजना चाहिए, लेकिन ली शुनली ने सचिव को गले लगा लिया और कहा, जानकारी जुटाने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि यह महापौर बस खुद को बहुत बड़ा समझता है, अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहा है और इससे बेहतर होगा कि वह अपना समय तुम्हारे साथ अंतरंगता में बिताए, मेरे प्यारे। इसी बीच यान नानमो भी निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने एक जांच दल गठित किया और गहन जांच की। यूनिया द्वारा दी गई जानकारी और सुरागों के आधार पर सभी सबूत जुटाने में एक दिन से भी कम समय लगा। अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारियां शुरू की और शुनली रियल एस्टेट से लेकर जियांजो ग्रुप तक, साथ ही साथ उप ठेकेदारों सहित सभी संबंधित पक्षों को एक ही झटके में पकड़ लिया गया। उस समय ली शुनली अपने दफ्तर में अपनी सचिव के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त थे। तभी अभियोजक अचानक अंदर घुस आए और उन्हें अपने साथ ले गए। वे स्तब्ध थे, उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। 18 जुलाई की सुबह तक अधिकांश निवासी अपने घरों से निकल चुके थे। लगभग 1 दर्जन घरों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जांच के बाद पता चला कि कुछ लोग व्यावसायिक यात्राओं पर थे और घर पर केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था या घर खाली थे, लेकिन सभी मालिकों से संपर्क कर लिया गया था। यान नानमो अपने कार्यालय में बैठा था, एक दिन और एक रात से सोया नहीं था और कुछ थका हुआ सा लग रहा था। सबसे मुश्किल काम नागरिकों को शांत करना था और इसके लिए भी उनकी व्यक्तिगत भागीदारी आवश्यक थी। सचिव ने उन्हें गर्म चाय का एक कप दिया और धीमी आवाज में कहा, मेयर साहब, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, वरना लोहे के कवच वाले लोग भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। ये वक्त क्या है? 8 बजे। यान नानमो ने सिर हिलाया। मुझे 9 बजे फोन करना।
वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और लगभग तुरंत सो गया। सचिव ने उन्हें ओढ़ाने के लिए एक कंबल निकाला। महापौर सचमुच एक दुर्लभ अधिकारी हैं जो जनता के कल्याण का ध्यान रखते हैं। अफसोस की बात है कि जियांगजोऊ का भाग्य साथ नहीं दे रहा है और शायद भविष्य में उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त न हो। सचिव मुड़ा और कार्यालय का दरवाजा सावधानीपूर्वक बंद करते हुए चला गया। कुछ ही देर बाद कोई जल्दी से वहां पहुंचा। वह था तांगहे निवासियों को तितर बितर करने के प्रभारी पुलिस कप्तान। मुझे मेयर से मिलना है, सचिव ने फुसफुसाते हुए कहा। शांत रहो, मेयर अभी अभी सो गए हैं। जो भी हो उनके जागने तक इंतजार करो, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तांगहे ने अपने बाल बिखेरते हुए चिड़चिड़ाकर कहा। एक हठी परिवार है जो मेरी हर बात मानने को तैयार नहीं है। मैं महापौर से मार्गदर्शन लेने आया हूं। अध्याय 642 160 नदी की ओर पीट करके लड़ाई मृत्यु का सामना करते हुए जनमंडस को 6। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि सभी लोग तितर बितर हो गए थे? हाँ, प्रभारी व्यक्ति ने कहा था कि वे विनम्रता से सहमत हो गए थे, लेकिन फिर वे अपने वादे से मुकर गए और जानबूझकर वापस आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, वे जाने को तैयार नहीं हैं। बताए, क्या ये जानबूझकर मुसीबत मोल लेना नहीं है? सचिव ने सोचा, मेयर को ढूंढ भी लो तो भी कोई फायदा नहीं। ये परिवार शायद पैसे वसूलना चाहता है, लेकिन ये कोई तोड़फोड़ का काम नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनसे तर्क करें और उनकी भावनाओं को समझें। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि किसी के भी खिलाफ बल का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे हमारी सरकार की छवि खराब होती है। यूनिया ने डूशान से कार को शुयुए डोंगटियन समुदाय के बाहर तक चलाने को कहा। आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को घेर लिया गया था और आसपास काफी पुलिस कारें खड़ी थीं। कई दिनों से बूंदाबांदी लगातार हो रही थी और आज सुबह भी इसके रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। सड़कें सुनसान थीं, इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। लंबे समय तक हुई बारिश के बाद सड़क पर काफी पानी जमा हो गया था, जो किसी भी वाहन के गुजरने पर लंबी लंबी छींटें उड़ा रहा था। यूनिया छाता लेकर कार से बाहर निकली। डूशान उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई डू, यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगी। डूशान चिंतित था, लेकिन यूनिया की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कार में वापस बैठ गया। जैसे ही यूनिया पुलिस घेरे के नीचे से निकलने वाली थी, एक पुलिसकर्मी दौड़कर आया और बोला, युवती, यहाँ प्रवेश वर्जित है। यूनिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अंकल पुलिस वाले, मेरा घर यहीं है। मुझे बस कुछ सामान लेना है और मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह पुलिस वाले का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर तेजी से निकल गई। परिसर के अंदर गश्त कर रही पुलिस के अलावा सन्नाटा पसरा हुआ था। यूनिया जब भी उनसे मिलती, उनके आसपास से निकल जाती। एक चक्कर लगाने के बाद उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि अंकल यान बहुत कुशल थे, उन्होंने एक ही दिन में इतने सारे लोगों को तितर बितर कर दिया था। यूनिया को ठीक ठीक समय याद नहीं था, क्योंकि उसने खुद ये सब नहीं देखा था, उसने सिर्फ खबरों में ही देखा था। इतने सारे लोगों की मौत या घायल होने पर वह उस समय बहुत दुखी थी। अब इतने सारे लोगों की जान बचाने के बारे में सोचकर यूनिया को लगा कि उसके पुनर्जन्म का आखिरकार कोई मतलब है। लोगों की जान बचाना वाकई में मन को सुकून देता है। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने देखा कि पुलिस की वर्दी पहने दो लोग एक इमारत से बाहर आ रहे हैं और धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। यूनिया की सुनने की शक्ति अच्छी थी और उसने उनकी पूरी बातचीत स्पष्ट रूप से सुन ली। किसी के देख लेने से पहले ही वह झटपट फूलों की क्यारी के पीछे छिप गई। दोनों पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद वह क्यारी के पीछे से निकली और भौहें चढ़ाकर यूनिट के दरवाजे की ओर देखा। फिर वह अंदर चली गई। इमारत में 11 मंजिलें थीं और यूनिया ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसे ऊपर से बहस की आवाज सुनाई दी। उसने अपने कदम तेज किए और 6ठी मंजिल पर पहुंची, जहां उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है और अंदर से आवाजें आ रही हैं। यूनिया दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ देर तक सुनती रही। पता चला कि घर की मालकिन जाना चाहती थी, लेकिन घर का मालिक असहमत था और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा था। तांगहे ने कितना भी समझाया, मालिक जाने से इनकार कर रहा था और मालकिन ने थोड़ी देर बात करने के बाद उससे बहस शुरू कर दी। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? सब चले गए, बस हमारा परिवार ही बचा है। अगर सच में कुछ हो गया तो? और मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है। अगर तुम्हें मरना ही है तो हमें, माँ और बच्चे को अपने साथ मत घसीटो। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुम बेवजह ही इतना बवाल मचा रहे हो।
इस घर का भला क्या होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह किसी तूफान से उड़ जाएगा? मुझे हंसाओ मत, बस आराम से घर पर बैठो, अगर आसमान गिर भी जाए तो मैं उसे तुम्हारे लिए थामे रखूंगा। छत गिरने पर सबसे पहले कुचलकर मरने वाला तुम ही होगे, महिला ने गुस्से से कहा। अरे ओ कुतिया, क्या तुम मुझे मरने का श्राप दे रही हो? बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। श्रीमान ली, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे काम में सहयोग करेंगे और पत्नी और बच्चे को पहले सुरक्षित स्थान पर जाने देंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगा, तानघे ने दृढ़ता से कहा। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज हवा में गूंज उठी, जो 1 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। महिला जल्दी से बेडरूम में वापस गई और अपनी बाहों में 6 महीने के बच्चे को लेकर बाहर आई, जो लगातार बढ़ती तीव्रता के साथ रो रहा था, जिस पर महिला रोते हुए उसे दिलासा दे रही थी, मेरे प्यारे बाव बाव, रो मत, रो मत। वह शिशु को जितना दिलासा देती, उसका रोना उतना ही तेज होता जाता। महिला ने कहा, बाव बाव रोना क्यों नहीं बंद कर रहा? क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने दूध नहीं पिया, और जब महिला को लगा कि उसने पेशाब कर दिया है, तो उसने देखा कि डायपर बिल्कुल साफ था। आखिर समस्या क्या थी? महिला भी रोने लगी। रो रो रो, बस यही करना आता है तुम्हें, चुप रहो। आदमी ने चिढ़कर दहाड़ा। मुझे परवाह नहीं, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूं। तुम यहीं अकेले रहो, मेरी दुआ है कि तुम कुचलकर मर जाओ। इतना कहकर वह अपने बच्चे के साथ जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने झट से उसे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो। बाहर बारिश हो रही है, अगर बाव बाव भीग गया और उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा? शांत हो जाओ, सरकार बेवजह हंगामा कर रही है। अगर इस घर में सच में कोई समस्या होती तो मैं अपना सिर काटकर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता। अध्याय 643, 160 नदी की ओर पीट करके लड़ाई, मृत्यु का सामना करते हुए जनमंडस को साथ। यूनिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर घर सचमुच गिर गया तो तुम अपना वादा निभाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तीनों ने सिर घुमाकर एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखा। तानघे ने भौहें चढ़ा ली। युवती, तुम कहाँ से आए हो? क्या हमें अपने पारिवारिक मामलों में तुम्हारे दखल की जरूरत है? जहाँ कहीं भी जाना हो चले जाओ। यूनिया चलकर गई और महिला की गोद से बच्चे को लेकर उसे धीरे से चुप कराने लगी। पता नहीं क्यों, यूनिया की गोद में आते ही बच्चा रोना बंद कर दिया, मुस्कुराने लगा और यूनिया की तरफ देखकर हंसने लगा। उसकी ऐसी मासूम और पवित्र मुस्कान देखकर यूनिया थोड़ी हैरान रह गई। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और शरारत से उसके गोल मटोल और गोरे गालों को छुआ। महिला ने आश्चर्य से कहा, कितनी अजीब बात है, जैसे ही आप उसे गोद में लेते हैं वह रोना क्यों बंद कर देता है? यूनिया मुस्कुराई और बोली, छोटा भाई बहुत प्यारा है। उसने सोफे पर बैठे उस आदमी की ओर देखा, जो बहुत लंबा नहीं था, टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए था और मैला कुचैला दिख रहा था। उसकी आंखें छोटी और बेजान थीं, नाक नीची और पतली थी, रंग सांवला था और माथा उभरा हुआ था। ऐसे चेहरे के हाव भाव से साबित होता था कि वह बेहद जिद्दी और स्वार्थी व्यक्ति था। यूनिया को ऐसे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? उस आदमी ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, वह मेरा बेटा है, बेशक मैं उससे प्यार करता हूं। तुम्हें क्या लेना देना है, युवती, ये सब सवाल पूछने में? यूनिया ने आगे पूछा, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने यूनिया को घूरते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? उसने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा और पूछा, मुझे जवाब दो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? उस महिला ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, क्या तुम बहरे या गूंगे हो? क्या तुमने उस युवती का सवाल नहीं सुना? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? जब हम बूढ़े दंपत्ति हैं तो ऐसी बातें क्यों उठानी? ये शर्मनाक है, उस आदमी ने अधीरता से कहा। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, तुम स्वार्थी हो और अपनी पत्नी और बेटे की जान की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने विचारों पर अड़े रहते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि तुमने खुद अपने हाथों से उन्हें नुकसान पहुंचाया है, उसने कहा। लेकिन ऐसा हो ही कैसे सकता है? उस आदमी ने पलटवार किया, सीधे सामना किए जाने पर उसका चेहरा अप्रिय हो गया। ऐसे लोगों में पुरुषवादी सोच बहुत प्रबल होती है और वे महिलाओं द्वारा अपनी गरिमा को चुनौती दिए जाने के आदी नहीं होते। अपने बयानों को इतना निश्चित न रखें। क्या आप भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, ये जानते हुए कि कुछ भी निश्चित रूप से नहीं होगा, और इसीलिए आप यहाँ इतने आत्मसंतुष्ट होकर बैठे हैं?
वह आदमी अवाक रह गया, लेकिन जल्द ही उसने उसी तर्क के साथ जवाब दिया, क्या आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि घर के साथ कुछ होगा? यूनिया ने मन ही मन कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मैं बस इतना जानती हूँ कि भले ही 0.01% संभावना हो, मैं अपने प्रियजनों को 99.99% संभावना के खिलाफ जोखिम उठाने नहीं दूंगी। उसके शब्दों ने उस आदमी को पूरी तरह चुप करा दिया। तांग हे ने लड़की की आकृति को आश्चर्य से देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वो उस जिद्दी आदमी को सबक सिखाने के लिए बेताब था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की महज कुछ शब्दों से ही उसकी हठधर्मिता को तोड़ देगी। शानदार, चाचा जी, आप अपनी पत्नी और छोटे भाई की जगह खुद को रखकर क्यों नहीं देखते? अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? क्या आपने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी पत्नी और छोटे भाई की खातिर भी आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए। सरकार ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है और भोजन, कपड़े, आश्रय और परिवहन का ध्यान रखने के लिए विशेष लोग हैं। आप अभी भी किस बात की चिंता कर रहे हैं? महिला ने समझाने बुझाने के कुछ शब्द भी कहे और वह आदमी थोड़ा डगमगाने लगा। आखिरकार अगर कुछ हो भी गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक उसी क्षण घड़ी में 12 बज रहे थे। मौसम का पूर्वानुमान सटीक था, तूफान तट से टकरा चुका था। आसमान अचानक और भी गहरा काला हो गया और बाहर तेज हवा खिड़कियों से टकराकर चरमराहट की आवाज कर रही थी। भयंकर आंधी से घर लगभग पलट ही गया था। ये दृश्य बेहद भयावह था और उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। तभी बिजली चली गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया और सामने अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। आह! महिला चीखी और सहज रूप से यूनिया के करीब चली गई। वह आदमी भी चौंक गया, लेकिन बिना हिले डुले सोफे पर बैठा रहा। यूनिया ने अंधेरे होते आसमान की ओर देखा, मानो उसे लगा जैसे प्रलय आ गया हो, और दृढ़ता से बोली, चलो जल्दी से यहाँ से निकले, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। आज विपत्ति आने वाली थी, लेकिन उसे ठीक समय याद नहीं था, इसलिए वह भी अनिश्चित थी। उसकी गोद में बैठा बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। उसे कसकर पकड़े हुए उसने उसकी पीठ थपथपाई और तांग हे से कहा, इसे बेहोश करो और यहाँ से ले जाओ। उसने उस महिला से कहा, चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ देते हैं। अब उस महिला को सहज रूप से यूनिया एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में दिखाई दी और वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। अध्याय 644 160 नदी की ओर पीठ करके लड़ाए, मृत्यु का सामना करते हुए जनमंडस 8। तांग हे उस आदमी की ओर बढ़ने और उसे पीटकर बेहोश करने ही वाला था कि वह आदमी तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यूनिया से भी तेज दौड़ने लगा। महिला ने जोर से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती थी? यूनिया ने लापरवाही से सोफे से एक कंबल उठाया और बच्चे को उड़ा दिया। तांग हे बच्चे को गोद में लेना चाहता था, लेकिन यूनिया ने सिर हिलाकर कहा, मैं ले लूंगी। लिफ्ट खराब होने के कारण उन्हें सीढ़ियों से जाना पड़ा। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें पूरी इमारत हिलती हुई महसूस हुई। महिला लड़खड़ा गई और दर्द से कराहते हुए उसने सहारा लेने के लिए दीवार को पकड़ लिया। हे भगवान, ये सचमुच गिरने वाला तो नहीं है ना? बकवास बंद करो, चलो यहाँ से चलते हैं। यूनिया ने बच्चे को गोद में उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। महिला के पैर कमजोर थे और कुछ ही कदम चलने पर वह लगभग गिर पड़ी। यूनिया ने तांग हे की ओर देखा और कहा, तुम इसे उठाओ। एक युवती के आदेश का पालन करते देख तांग हे ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वह मुस्कुराया, उस महिला को उठाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। अपने लंबे पैरों और बेहतरीन शारीरिक क्षमता के कारण वह जल्द ही यूनिया को पीछे छोड़ गया। इमारत अब और भी तेजी से हिल रही थी। यूनिया लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिर ही पड़ी थी, लेकिन हवा में ही उसने दांत पीसकर शरीर को मोड़कर बच्चे को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराए। यूनिया को अपनी पीठ में खिंचाव की आवाज लगभग सुनाई दी। दर्द से कराहते हुए उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसकी गोद में बैठा बच्चा अचानक रोने लगा। यूनिया ने कोमल स्वर में उसे दिलासा देते हुए कहा, प्यारे बच्चे, रोना मत, बहन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। सच में, नन्हा बच्चा रोना बंद कर दिया। यूनिया मुस्कुराए और अपने हाथ से उसके चेहरे को छुआ। काश बहन का होने वाला बच्चा तुम्हारे जितना प्यारा होता। बोलते बोलते उसकी आंखों में थोड़ी चमक फीकी पड़ गई। जीवन और मृत्यु के बीच ऐसे समय में इन बातों के बारे में सोचते हुए वह अपना सिर हिलाए बिना और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिए बिना नहीं रह सकी। उसने खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसमें खिंचाव आ गया हो।
दर्द को दबाते हुए उसने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो कंपन और भी तेज हो गया। यूनिया को लगा जैसे इमारत गिरने ही वाली है। सीढ़ियों से उतरते समय उसकी नजर अनजाने में गलियारे के एक खुले दरवाजे से बाहर निकले एक पुराने जूते पर पड़ी। जूते में एक बड़ा छेद था जिससे काले नाखून दिखाई दे रहे थे। यूनिया की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या अभी भी कोई अंदर था? वह तेजी से पास पहुंची और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। वहां फर्श पर 60 या 70 वर्ष की एक बूढ़ी औरत फटेहाल पड़ी थी, जिसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, जिससे उसे देखना लगभग असंभव था। दादी, उठो, यूनिया ने पुकारा। हालांकि बूढ़ी औरत बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं पड़ी रही। कंपन और भी तीव्र हो गया। स्थिति ऐसी थी कि सोचने विचारने का समय ही नहीं था। तांग हे और वह निर्दयी व्यक्ति बहुत पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे। यूनिया ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। स्थिति जितनी खतरनाक होती जा रही थी, वह उतनी ही शांत होती जा रही थी। मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही तेज हवा चलने लगी। यूनिया लगभग उड़ ही गई थी। उसने सहज ही बच्चे को कसकर गले लगा लिया। तभी रोती हुई महिला दौड़कर आए, उसकी बाहों से बच्चे को ले लिया और उसे प्यार से थाम लिया, साथ ही यूनिया को धन्यवाद के शब्द कहने लगी। आसमान काला और उदास था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तांग हे ने उनकी ओर जोर से चिल्लाते हुए कार की ओर इशारा किया और उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा। यूनिया ने कैमरे के साथ एक रिपोर्टर को देखा, जिसने पहले ही उसकी तस्वीर सटीक रूप से खींच ली थी। उसने आकाश की ओर देखा जहां एक बवंडर काले बादलों को उनकी ओर ले जा रहा था। उसके पीछे की इमारत हिल रही थी और उसे लगभग अपने पैरों के नीचे जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। बच्चे को लेकर जल्दी से निकल जाओ। ये बात कहने के बाद यूनिया पीछे मुड़े बिना ही अंदर की ओर भाग गई। उस उदास दोपहर में मूसलाधार बारिश में उसकी सफेद स्कर्ट लहरा रही थी और नाच रही थी। वह राजसी सुंदरता में अकेली खड़ी थी, वीरांगी के बीच शांत और संयमित, दीवार से पीठ सटाकर लड़ रही थी, जीवन दांव पर लगाकर मौत का सामना कर रही थी। तांग हे सदमे से घूर रहा था, उसकी चौड़ी खुली आंखें उसके अविश्वास को जाहिर कर रही थीं। धिक्कार है। क्या वह लड़की मरना चाहती है? हवा इतनी तेज थी कि उसके बोले हुए शब्द भी स्पष्ट नहीं थे। जैसे ही वह वापस अंदर जाने ही वाला था, उसके एक अधीनस्थ ने उसे झट से पकड़ लिया और बोला, कैप्टन, क्या आपको नहीं दिख रहा कि इमारत गिरने वाली है? अभी अंदर जाना आत्महत्या के बराबर है। आधिकारिक मीडिया के कैमरे ने इस भयावह क्षण को कैद कर लिया। तेज हवाओं से पूरी इमारत डगमगा उठी, खिड़कियां टूट गईं, पाइप फट गए और इमारत का बाहरी आवरण उखड़ने लगा, जो स्पष्ट रूप से खतरनाक गति से ढह रहा था। हालांकि एक युवती ने मुड़कर बिना दूसरी नजर डाले उस सुनसान और खतरनाक इमारत में वापस दौड़ डाली। अध्याय 645 161 राष्ट्रीय आदर्श पूरी तरह से योग्य। बवंडर भयानक गति से उस दिशा में बढ़ रहा था, कमर जितनी मोटी पेड़ों को चीरता हुआ, और सीटी बजाती हवा जंगली जानवरों की दहाड़ जैसी लग रही थी। बारिश और भी तेज और तीव्र होती जा रही थी, मानो आसमान फट गया हो और कोई कुंड से पानी बरसा रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया का अंत होने वाला हो, बेहद भयावह। तांग हे दौड़कर उस महिला के पास गया और बोला, हमें जल्दी से निकलना होगा। लेकिन वो लड़की, महिला पहले से ही पूरी तरह भीगी हुई थी। अपार्टमेंट ब्लॉक के दरवाजे की ओर देखते हुए उसने अभी अभी लड़की को अंदर भागते हुए देखा था। तांग हे को अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने महिला को खींचा और घसीटते हुए दूर ले गया। तभी ऊपर से एक ईंट गिरी और जमीन पर जोर से टकराए, जिससे ठीक उसी जगह पर एक गड्ढा बन गया जहां वे अभी खड़े थे। महिला की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। तांग हे ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, अंदर बैठो और अभी यहीं आराम करो। वह लड़की को बचाने के लिए वापस दौड़ना चाहता था, लेकिन उसी क्षण ईंटें लगातार गिरती रहीं, जिससे बारिश से भीगी जमीन पर गड्ढे बन गए। उसने मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी नजर भारी बारिश में भी वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों और लाइव प्रसारण कर रहे पत्रकारों पर पड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उन पर चिल्लाया, ऐसे समय में तुम क्या फिल्मा रहे हो? अगर मरना नहीं चाहते तो यहां से दफा हो जाओ। हवा और बारिश की आवाज ने उनकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर इस सनसनीखेज खबर के लिए कैमरे के सामने भारी बारिश में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तूफान मेलोडी ने आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेयर यान की भविष्यवाणी के अनुसार घटिया गुणवत्ता वाली यह इमारत तूफान के बल से ढहने लगी है। कुछ ही क्षण पहले पुलिस प्रमुख ने आखिरी परिवार को भी घर छोड़ने के लिए मना लिया। आपदा के बीच यह एक सौभाग्य की बात है। चलिए इस भाग्यशाली महिला से बात करते हैं।
रिपोर्टर ने अपने साथियों को इशारा किया कि कैमरा कार में बैठी उस महिला की ओर घुमाएं, जो एक बच्चे को गोद में लिए पूरी तरह भीगी हुई बेदम होकर रो रही थी। भला कौन सोच सकता था कि वे बाल बाल मौत से बच गए थे। और ऐसी तस्वीरें वाकई जनता की सहानुभूति जगा सकती हैं। कृपया आपको उस लड़की को बचाना होगा, अगर वह न होती तो मैं और मेरा बेटा जिंदा न होते। महिला रोते हुए बोली। इस बार उसकी आवाज उपकरणों में स्पष्ट रूप से दर्ज हो गई। रिपोर्टर की आंखें चमक उठी। क्या ये वही लड़की थी जो आपके बच्चे को बाहर ले गई और फिर वापस अंदर भागने के लिए मुड़ गई? उस महिला ने हताशा से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही है, आपको उसे बचाना होगा। वह वापस अंदर क्यों भागी? क्या उसका परिवार वहां रहता है या उसने अंदर कोई कीमती सामान छोड़ दिया है? रिपोर्टर ने झटपट पूछा। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। दीवार पर कनखजूरे के आकार की एक दरार पड़ गई और ईंटें गिरती रहीं। बचाव का प्रयास करने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, यह इमारत गिरने ही वाली है और अभी भी एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है। आइए प्रार्थना करें कि वह सुरक्षित बाहर निकल सके। नानमो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी भौहें रगड़ी। शाओ झां, कितना समय हुआ है? सचिव कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मेयर साहब, आप जाग गए हैं। दोपहर हो चुकी है। क्या? नानमो अचानक उठ बैठी और भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या मैंने तुमसे मुझे 9 बजे जगाने के लिए नहीं कहा था? सचिव ने सिर झुकाते हुए कहा, मेयर जी, आपको कई दिनों से ठीक से आराम नहीं मिला है, मेरा आपको जगाने का मन नहीं हुआ। वैसे भी सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए मेयर जी। नानमो ने आह भरी, क्या लोग बाहर निकल गए हैं? क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है? सचिव ने उनकी ओर देखते हुए कहा, वे बाहर निकल चुके हैं। इमारत अभी कुछ देर पहले ही ढहनी शुरू हुई थी। महापौर जी, आपकी दूरदर्शिता बिल्कुल सटीक थी। ये स्पष्ट था कि एक बार यह सब समाप्त हो जाने पर महापौर यान को जनता से खूब प्रशंसा मिलेगी। हालांकि क्या? शब्द सुनकर नानमो का दिल अटक गया। सचिव ने धीमी आवाज में कहा, सभी लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन एक लड़की वापस अंदर भाग गई। मेयर साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने काफी कुछ कर दिया, ये लड़की की अपनी गलती है। बकवास, नानमो ने गुस्से भरी निगाहों से दांतते हुए कहा, कैप्टन तांग आखिर कर क्या रहे हैं? बस उसे अंदर भागते हुए देख रहे हैं और उसे रोक नहीं रहे। कैप्टन टैंग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। सचिव ने बचाव में दखल देते हुए धीरे से कहा, कैप्टन टैंग को बुलाओ, उस व्यक्ति को कम से कम नुकसान के साथ बाहर निकालो, कोई हताहत नहीं होना चाहिए, नानमो ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। सचिव ने डेस्क पर रखे कंप्यूटर की ओर रुख किया, लाइव स्ट्रीमिंग साइट खोली और उस पर क्लिक किया। ये जियांगजो टेलीविजन स्टेशन के एक रिपोर्टर द्वारा किया जा रहा सीधा प्रसारण है। मेयर साहब, आप स्वयं स्थिति देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैप्टन तांग उसे बचाने के लिए अनिच्छुक हैं, बल्कि घटनास्थल पर स्थिति बेहद खतरनाक है। अध्याय 646, 161 राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में योग्य _2। तस्वीर में पूरी इमारत एक खतरनाक ढांचा बन चुकी थी। दूर से कैमरे का दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था, असंतुलित और बेहद भयावह। यान नानमो सदमे से हौंफ उठा, उसे किसी वास्तविक आपदा की उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, अगर यूनिया ने उसे इसके बारे में न बताया होता, अगर उसने सबको पहले ही सुरक्षित स्थान पर न पहुंचाया होता, तो इमारत के ढह जाने के बाद इसके परिणाम अकल्पनीय होते। यान नानमो की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। यूनिया, तुमने वाकई अंकल यान की जान बचाई, साथ ही इन सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई। हालांकि यूनिया, जिसने इतने लोगों को बचाया था, इस समय उसका एक पैर पहले से ही भूत द्वार में कदम रख रहा था। दादी, उठो। यूनिया ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, एक हाथ अपनी गर्दन की धमनी पर रखकर पुष्टि की कि वह अभी भी जीवित है। उसे इमारत का तेजी से हिलना महसूस हो रहा था। बिना हिचकिचाए उसने बुजुर्ग महिला को उठाया और उसे नीचे उतारने का इरादा किया। जैसे ही वह बैठने के लिए झुकी, उसकी कमर में असहनीय दर्द हुआ, इतना तेज कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दांत भींचकर दर्द सहन किया और महिला की बाहों को अपने कंधे पर लपेट लिया। फिर एक हाथ छोड़कर उसने दूसरे हाथ से महिला के एक पैर को सहारा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। इतना भारी कि 2 कदम चलने के बाद ही यूनिया को ऐसा लगा जैसे वह पहाड़ ढो रही हो। तनाव के कारण उसकी कमर झुक गई। अब कंपन और भी तेज हो गया था, दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं और छत से झूमर नीचे गिर पड़े थे। बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर यूनिया दूसरी मंजिल से नीचे की ओर भागने लगी। उसने व्यंग्यपूर्वक सोचा कि उस जैसी महिला दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है।
अगर युनशु और कांग जिनशियान ये देखते तो वे जरूर हंस हंसकर लुटपुट हो जाते। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन उसने सिर्फ उन्हीं को मारा जो इसके लायक थे। वह किसी निर्दोष की जान को अपनी आंखों के सामने जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। जी यून्या, तुम पाखंडी औरत हो, तुम्हें बचाना अब नामुमकिन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर आज तुम्हारी मृत्यु यहीं हो जाए तो म्याओ म्याओ का क्या होगा? भाई यान का क्या होगा? तुम्हारे बिना उन्हें कितना दर्द सहना पड़ेगा? भागते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक बड़ी ईंट गिरी और यूनिया को बचने का समय नहीं मिला, वह बगल की दीवार से टकरा गई। अपनी पीठ पर लेटी दादी को चोट पहुंचाने से बचने के लिए यूनिया ने दर्द से कराहते हुए खुद ही उस झटके को अपने चेहरे पर झेल लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बूढ़ी औरत को थोड़ा और ऊपर उठाया, अभी अभी गिरी हुई ईंट के ऊपर से कदम रखा और अपनी गति तेज करते हुए नीचे की ओर दौड़ने लगी। युवती, मुझे नीचे उतार दो, एक कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी, निश्चिंत रहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, अच्छे लोगों को इनाम मिलता है, स्वर्ग तुम्हें आशीर्वाद देगा। बड़े ने आगे जो भी कहा यूनिया को सुनाई नहीं दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, पूरी दुनिया ईंटों के गिरने की आवाज से गूंज उठी। दीवार के टुकड़े कभी कभी उसके बगल से उखड़कर उसके पैरों पर लुढ़कने लगे। धूल से सनी हुई वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक सीढ़ियों से नीचे भागी, हर कदम पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए। बाहर निकलने का रास्ता नजर आ रहा था। यूनिया जैसे ही बाहर निकल जाती वो सुरक्षित हो जाती। तभी अचानक छत गिर पड़ी, जिससे रास्ता बंद होने का खतरा मंडराने लगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से आगे भागी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर के ऊपर से कोई भारी चीज गिर रही हो और उसका दबाव भी महसूस हो रहा हो। संकट के समय में लोग अक्सर अपनी अपार क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वह उस गति से ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करती तो स्वर्ण पदक निश्चित होता, लेकिन वह फिर कभी उस गति को हासिल नहीं कर पाएगी। उसके गुजरते समय उसका सिर उस वस्तु से छू गया। एक जोरदार धमाके से जमीन और भी ज्यादा हिल गई और एक चटकने की आवाज से यूनिया की स्कर्ट का एक हिस्सा फटकर उसके शरीर से अलग हो गया। हुश! जैसे ही यूनिया हिली, उसके पीछे की दुनिया ढहने लगी, धूल उड़ने लगी, पत्थर बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे। पूरी इमारत धीरे धीरे ढहने लगी। कैमरे ने इस भयावह क्षण को बखूबी कैद कर लिया। तभी दरवाजे पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह किसी को गोद में लिए हुए थी और गलियारे से बाहर भागने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पीछे पत्थर बेतहाशा उड़ रहे थे, टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, लेकिन वह बिना रुके, एक पल भी न रुकते हुए भागती रही। जैसे ही वह दिन के उजाले में निकली, उसके पीछे की इमारत एक जोरदार आवाज के साथ ढह गई, जिससे गलियारे का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। अगर वह एक कदम भी देर से उठती तो वह जिंदा ही अंदर दफन हो जाती। उसके बाल पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके गालों से चिपक गए थे। वह लड़खड़ा गई और अचानक जमीन पर घुटने टेककर हौंफने लगी। ऐसी पृष्ठभूमि में ये तस्वीर बेहद दिल दहला देने वाली थी। रिपोर्टर दौड़कर वहां पहुंचे। हाई डेफिनेशन लेंस ने लड़की के चेहरे को सटीक रूप से कैद कर लिया। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। हालांकि रिपोर्टर के पास इस अद्भुत दृश्य पर आश्चर्य करने का समय नहीं था और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप इस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए अंदर गए थे? अध्याय 647 161 राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में योग्य _3। बारिश से धुली हुई लड़की की आंखें ओब्सीडियन की तरह गहरी गहरी और चमकदार काली हो गई थीं। उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया था। वह कैमरे के लेंस में टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखें हाई डेफिनेशन लेंस के माध्यम से हर किसी को गहराई से भेद रही थीं। काला और चमकीला, भयावह फिर भी दृढ़, भाग्य के प्रति अटूट और दृढ़ अवज्ञा के साथ। सामने दिख रही बांह पहले से ही खून से लाल रंग की थी, जिसे बारिश ने धो दिया, जिससे एक धुंधली लाल लकीर फैल गई। लड़की के होंठ कसकर बंद थे और अगले ही पल उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह अचानक बेहोश हो गई। तांगहे ने बड़ी आसानी से उसके गिरते हुए शरीर को पकड़ लिया, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसकी पीठ पर लादी हुई दादी को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि यूनिया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे उसके हाथों को खोल नहीं पाए। कैप्टन, तांगहे ने लड़की के चेहरे को ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, अब सब ठीक है, छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यूनिया के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। ये तो वाकई अजीब है। तांगहे ने यूनिया को गोद में उठाया, रास्ते में खड़े दो पत्रकारों को धक्का देकर आगे बढ़ा और उसे बाहों में लिए हुए कार की ओर तेजी से चला गया। अस्पताल की ओर। धड़ाम।
उनके पीछे की इमारत पूरी तरह से ढह गई और खंडहरों के ढेर में बदल गई। चलो उनका पीछा करते हैं, रिपोर्टर ने तुरंत फैसला किया। जाहिर तौर पर इस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत सारे पहलू थे और उनके चैनल को यह एक्सक्लूसिव खबर जरूर चाहिए थी। यान नानमो ने उन आंखों को देखा और अचानक खड़ी हो गई। ये यूनिया कैसे हो सकती है? सचिव ने स्क्रीन पर एक नजर डाली, आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यही लड़की थी जो दूसरों को बचाने के लिए दौड़ी। वाह, वह वाकई भाग्यशाली है, वरना एक कदम आगे। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक यान नानमो की ओर देखा। क्या मेयर उसे जानते हैं? यान नानमो ने उसे लात मारी और गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? वह मेरी होने वाली बहू है। सचिव की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। आखिर उन्हें अभी अभी कौन सी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण खबर मिली थी? लड़की को बेहोश होते देख यान नानमो ने अपने दिल की चिंता को दबाया और तांग ही को फोन करके कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख के रूप में तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। तांग ही ने मेयर को पहले कभी इतने कठोर स्वर में बोलते नहीं सुना था। उसकी निगाहें लड़की के पीले पड़े चेहरे पर टिक गईं। मेयर से उसका क्या रिश्ता था? तभी ड्राइवर ने कहा, अच्छी बात नहीं है, आगे का रास्ता एक बड़े पेड़ से अवरुद्ध है। तांगहे ने यूनिया को कार से उठाया, उसे रेनकोट से ढका और उसे बाहों में लेकर भारी बारिश में दौड़ने लगा। चाहे जो भी हो, वह इस लड़की को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दे सकता था। पीछे मौजूद पत्रकारों ने कार का दरवाजा खोला और उनके पीछे भागने लगे और कैमरामैन अपने कैमरे के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। रिपोर्टर को अभी अभी टेलीविजन स्टेशन से फोन आया था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हाल ही में सुर्खियों में छाए राष्ट्रीय देवी युन परिवार की जी यूनिया थी। इतनी प्रतिष्ठित हस्ती का यहां आना और एक बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, ये वाकई सनसनीखेज था। स्टेशन ने उन्हें हर हाल में राष्ट्रीय स्तर पर एक्सक्लूसिव खबर हासिल करने के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया, क्योंकि देखते ही देखते देश भर के मीडियाकर्मी अस्पताल पहुंचने वाले थे और उन्हें उनसे पहले वहां पहुंचना था। जी यूनिया का नाम हाल ही में इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहा है, उनकी पारिवारिक कहानी और उनकी अद्भुत सुंदरता के कारण। वे नेटिजन्स के बीच एक चर्चित विषय बन गई थीं। उनकी लोकप्रियता अभी कम भी नहीं हुई थी कि यह घटना घटित हो गई और इसका पूरे देश में सीधा प्रसारण हुआ। टीवी देखने वाले या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देखने वाले सभी लोगों ने शायद इसे देखा होगा। इंटरनेट पर हलचल मच गई थी, इमारत सचमुच ढह गई थी और जो लोग पहले खुशी मनाना चाहते थे वे अब चुप हो गए थे। राहत की लहर और मेयर यान के प्रति नए सम्मान से भर गए थे। अगर वे न होते तो न जाने कितने और लोगों की जान चली जाती। लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु जी यूनिया ही था। विलासितापूर्ण जीवन जीने वाली यह महिला घटनास्थल पर क्यों प्रकट हुई? ढहती इमारत से एक बूढ़ी महिला को पीठ पर लादकर भागते हुए उसकी छवि सबके मन में बसी हुई थी, साथ ही उसकी गहरी निर्मल आंखें भी, जो सभी के लिए अविस्मरणीय थीं। स्क्रीन पर देखकर ही उस दृश्य की भयावहता और सदमे का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह पागल थी। एक पल भी देर होती तो वह जिंदा दफन हो जाती, और यही खतरनाक स्थिति थी जिसके कारण लोग उसकी और भी अधिक प्रशंसा करते थे। वह न केवल खूबसूरत थी बल्कि उसका स्वभाव उससे भी कहीं अधिक दयालु था। वह दुनिया की सबसे नेक लड़की थी। जी यूनिया की प्रशंसा ऑनलाइन हर जगह छाई हुई थी। उन्हें पहले से ही व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त थी और हाल ही में राष्ट्रीय सोशलाइट की उपाधि को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था कि वे पूरे हुआ काउंटी के हर पुरुष की देवी बन गई थी। ये वही लड़की थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बूढ़ी औरत की जान बचाई थी। मशहूर हस्तियों के घोटालों और तरह तरह की नकारात्मक खबरों से भरे इस आधुनिक समाज में दुनिया बहुत उतावली हो गई थी और उसमें सकारात्मक ऊर्जा की कमी थी। उसका उदय एक अंधेरी दुनिया में भोर की किरण की तरह था, जिसने लोगों में गर्माहट और उम्मीद जगाए। अध्याय 648 161 राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में योग्य _4 और वह मानो नश्वर संसार में खोई हुई कोई देवदूत हो, अतुलनीय सौंदर्य और पृथ्वी पर सबसे अद्भुत आत्मा की धनी थी। सत्य, दया और सौंदर्य का पूर्ण स्वरूप उसमें समाहित था। देखते ही देखते इंटरनेट पर उनकी खूब तारीफ और प्रशंसा होने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये सिर्फ दिखावा था, और इन शंकाओं को नाराज नेटिजन्स ने जमकर लताड़ा। आप खुद ऐसा तमाशा करके क्यों नहीं देखती? नेटिजन की टिप्पणी, राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में इस उपाधि के हकदार हैं। उन्हीं जैसी सकारात्मक ऊर्जा वाली महिलाएं ही आदर्श कहलाने के योग्य हैं, मनोरंजन जगत की उन महिलाओं के विपरीत जो अपनी खूबसूरती के सहारे आगे बढ़ती हैं लेकिन निजी जीवन में नैतिक रूप से भ्रष्ट होती हैं। वे समाज और अपने प्रशंसकों के लिए क्या योगदान दे सकती हैं?
एक सच्ची आदर्श बिल्कुल जी यूनिया जैसी होती है, दयालुता, सुंदरता और साहस अपरिहार्य है। कई इंटरनेट यूजर्स यूनिया की सेहत को लेकर चिंतित थे क्योंकि उन्होंने उसे बेहोश होते हुए देखा था। इंटरनेट यूजर्स ने अनायास ही प्रार्थना की कि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ऑनलाइन चर्चा जोरों पर थी, तभी तांग ही यूनिया को लेकर पास के अस्पताल पहुंचा और उसे आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया। तांग हे ने अपना माथा पोंछा, जो न केवल पसीने से भीगा हुआ था बल्कि बारिश के पानी से भीगा हुआ था, और उसने एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर में यूनिया को बाहर ले जाया गया। उसके शरीर पर कई घावों पर पट्टियां बांधी गई थीं। मरीज शारीरिक थकावट के कारण बेहोश हो गई थी और उसकी कमर में लिगामेंट में मामूली खिंचाव भी आया था, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। यूनिया को सामान्य वार्ड में ले जाया गया और वह बेहोश रही। खबर मिलते ही मीडियाकर्मी यूनिया का साक्षात्कार लेने के लिए अस्पताल में उमड़ पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। पत्रकार हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अस्पताल के भर्ती विभाग की लॉबी में डेरा डाल लिया। यान नानमो ने यूनिया से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय सबसे जरूरी काम आपदा के बाद की स्थिति को संभालना था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इमारत ढह जाएगी। सफाई से लेकर आपदा के बाद के पुनर्निर्माण और जवाबदेही तय करने तक वे देर रात तक व्यस्त रहे। मेयर साहब, कई पत्रकार सरकारी भवन में आपसे साक्षात्कार लेने आए हैं, सचिव ने अंदर आकर कहा। यान नानमो ने इतनी जानें बचाई थी कि स्थानीय निवासी उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे और उन्हें लगभग एक उद्धारकर्ता की तरह मानते थे। बाहरी दुनिया में उनकी खूब प्रशंसा हो रही थी और उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू रही थी। मीडिया इस सक्षम और शक्तिशाली महापौर का साक्षात्कार लेने के लिए उत्सुक था। यान नानमो ने अपना कॉलर सीधा करते हुए कहा, कृपया पत्रकारों को स्वागत कक्ष में बुलाएं और उनसे कहें कि मैं साक्षात्कार के लिए तैयार हूं। जब तक यान नानमो पहुंचे, स्वागत कक्ष पत्रकारों से भरा हुआ था, जिनमें सभी जाने माने राजनीतिक पत्रकार थे। यान नानमो के प्रकट होते ही सभी पत्रकार खड़े हो गए। यान नानमो ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, साथियों, कृपया बैठ जाइए। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, मैं उनका उत्तर दूंगा। पत्रकारों ने चाहे जो भी सवाल पूछे हों, यान नानमो के जवाब त्रुटिहीन थे, जिससे आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, जिसमें आपदा के बाद का पुनर्निर्माण, निवासियों का पुनर्वास और जवाबदेही शामिल थी, जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सरकार वास्तविक समय में जनता को प्रगति की जानकारी भी देगी और जनता को कभी धोखा नहीं देगी। उन्होंने वादा किया कि वे अपने वरिष्ठों से तब तक अपने तबादले में देरी करने के लिए आवेदन करेंगे जब तक कि सभी मामले ठीक से व्यवस्थित नहीं हो जाते, और उसके बाद ही वे पद से इस्तीफा देंगे। अंत में एक पत्रकार ने पूछा, मिस जी को बचाने के प्रयासों के बारे में मेयर क्या सोचते हैं? यान नानमो ने कुछ देर सोचा। आज हमारे समाज में मिस जी जैसी शख्सियतों की कमी है। उनका अदम्य साहस हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरकार और जनता की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मिस जी खतरे को सुरक्षा में बदल सकेंगी। समाज को उनके जैसी और शख्सियतों की जरूरत है। वास्तव में मिस जी का जो जज्बा है, वही आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा कमी है। वह हमारी नायिका हैं, हमारे युग की सच्ची आदर्श हैं। इंटरनेट यूजर्स ने चाहे जितनी भी तारीफ की हो, यान नानमो के कुछ शब्दों के सामने वह कुछ भी नहीं था, जिन्होंने जी यूनिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, एक हीरो, एक आदर्श। मेयर की इस प्रशंसा ने इन सराहनीय उपाधियों को उन पर गहराई से अंकित कर दिया, जिससे वह युवा लड़की तब से गौरव के साए में जीने लगी। पत्रकारों के चले जाने के बाद यान नानमो ने आह भरी और अपने सचिव को अपनी ओर से यूनिया से अस्पताल में मिलने का निर्देश दिया, क्योंकि इस समय उनका वहां उपस्थित होना उचित नहीं था। उसी क्षण ज्वांग शियू का फोन आया और उसने तुरंत पूछा, इतनी बड़ी घटना घटी और आप सबने इसे मुझसे छिपाए रखा। यूनिया भी दोषी है, वह क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी? वापस आकर मैं समझा दूंगी। घर पर ही रहो और कहीं मत जाओ, खासकर यूनिया से मिलने तो बिल्कुल मत जाओ, यान नानमो ने निर्देश दिया। मैं क्यों नहीं जा सकती? यूनिया का इतना गंभीर हादसा हुआ था, वो मेरी भावी बहू है, इसलिए मेरा उससे मिलने जाना ही उचित है, ज्वांग शियू ने तर्क दिया। इस मामले में कई पेचीदा मुद्दे शामिल हैं, खासकर यूनिया और हमारे परिवार के बीच का रिश्ता। अभी ऐसे मामलों से बचना ही बेहतर है, समझे? अगर आप सच में उससे मिलना चाहते हैं तो मैं कोई और इंतजाम कर दूंगी, यान नानमो ने आश्वासन दिया। अध्याय 649 161 राष्ट्रीय आदर्श योग्यता _5। क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या है? ज्वांग शियुए ने घबराकर पूछा। वापस आकर बात करते हैं, मैं अभी व्यस्त हूं। मैं अब फोन रख रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना। ये शब्द कहते ही कॉल कट गई।
उन्होंने अभी अभी मीडिया के सामने यूनिया की जमकर तारीफ की थी, और अगर यूनिया और उनके परिवार के बीच के रिश्ते का खुलासा हो जाता है तो बेईमान मीडिया, खासकर ऑनलाइन मीडिया द्वारा इस पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाएंगी और यूनिया के लिए हानिकारक अफवाहें फैल सकती हैं। वह ऐसी स्थिति को अस्तित्व में नहीं रहने देगा। मीडिया को पहले से ही सूचित कर दें, बेतुकी बातें न लिखें, खासकर जी यूनिया के बारे में। वह एक अच्छा लड़का है और मुझे उम्मीद है कि मीडिया जनमत को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। यान नानमो की बात सामने आने के बाद जनमत की दिशा का अनुमान लगाना आसान था। मूव कंट्री हुआ को वोट जरूर दें। सकारात्मक ऊर्जा की मूर्ति उभरती है। मनोरंजन जगत में एक दूसरे को नीचा दिखाकर जीविका कमाने वाले सभी छोटे मोटे अभिनेता और अभिनेत्रियां तितर बितर हो जाएं, यही सच्ची मूर्ति है। ये धनी दूसरी पीढ़ी अविश्वसनीय है। महापौर ने उसकी बहुत प्रशंसा की। राष्ट्रीय सोशलाइट से लेकर राष्ट्रीय आदर्श और अब राष्ट्रीय नायिका तक उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है। इस तरह की सुर्खियां लगातार सामने आती रहीं और ये सब आधिकारिक मीडिया से थीं। आधिकारिक मीडिया द्वारा माहौल तय करने और जनमत को दिशा देने के कारण जी यूनिया एक नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। साधारण आइडल की श्रेणी से परे जाकर वह एक राष्ट्रीय नायिका बन गईं। अगर यूनिया को पता चलता तो वह सिर्फ हंस और रो सकती थी। जब उसने किसी की जान बचाई तो उसने कभी इसके बारे में इतना नहीं सोचा, फिर भी बाहर के लोगों ने उसे इतना सम्मान दिया, यहाँ तक कि उसे राष्ट्रीय नायिका भी कहा। यूनिया शाम 6 बजे उठी। खिड़की के बाहर तेज हवा और बारिश हो रही थी, जो खिड़की पर जोर से टकरा रही थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे कमर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह जोर से सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर की चोट मामूली नहीं थी। उसने अपनी बांह को देखा, जो लगभग जोगजी की तरह लिपटी हुई थी, और मन ही मन मुस्कुराए। देखो, दिखावा करने का यही नतीजा निकला। तांगहे ने दरवाजा धक्का देकर खोला और उसे जगा हुआ देखकर वह थोड़ी देर रुका, फिर जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम जाग गई हो? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, यूनिया ने उसे आवाज दी, मैं ठीक हूँ। दादी कैसी है? तांगहे ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जागते ही वह सबसे पहले उस बुढ़िया के बारे में पूछेगी। युवती के सुंदर चेहरे को देखकर उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, वह ठीक है। तुम्हें ही ज्यादा चोटें आई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। यूनिया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अंकल, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे घर पर फोन करना है। तांगहे हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने अपना फोन दे दिया। यूनिया ने घर पर फोन किया। जवाब में चाची ली ने फोन उठाया। उन्होंने भी खबर देखी थी और चिंतित थी, लेकिन यूनिया का फोन नहीं लग रहा था। श्रीमती, इतनी मूर्खता क्यों? जो लगभग मृत्यु के कगार पर है उसे क्यों बचाना? जवानी के उस यौवन में डूबी उस युवती ने एक अधमरी महिला को बचाने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ये व्यर्थ था। मैंने आपको चिंतित कर दिया, चाची ली, यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, और इसके बजाय पूछा, मियाओ मियाओ कैसी है? आंटी ली ने कहा, दोपहर के भोजन के बाद से वह पूरे समय अपने कमरे में पहेलियों से खेल रही है। मैंने अभी उसे देखा, छोटी बच्ची सो रही है। कुछ और बातें करने के बाद यूनिया ने कॉल काट दी और फोन तांगहे को वापस देते हुए कहा, अंकल, क्या आप मुझे घर ले जाने के लिए किसी का इंतजाम कर सकते हैं? तांगहे ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको अभी अस्पताल में ठीक से आराम करने की जरूरत है। यूनिया मुस्कुराई। तांगहे ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत मुस्कान नहीं देखी थी, जिसमें सदमे के बाद की खुशी या डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह शांत और संयमित थी। चाचा जी, मैं घर पर भी उतनी ही आसानी से ठीक हो जाऊंगी जितनी कि यहाँ अस्पताल में। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तांगहे ने उसे गौर से देखा और फिर फोन करने के लिए एक तरफ हट गया। तांगहे यान नानमो से निर्देश लेने के लिए फोन कर रहा था। आखिरकार यान नानमो ने उसे बार बार इस लड़की की अच्छी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। उसने स्थिति समझाई और यान नानमो ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उसे लड़की के घर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने और उसके साथ एक नर्स भेजने का निर्देश दिया। परिवहन की व्यवस्था करने के बाद तांगहे यूनिया के बिस्तर के पास लौटा और हिचकिचाया। उसने आपात स्थिति में बेहोशी की हालत में उसे उठाया था, लेकिन अब एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते उसके लिए एक युवा लड़की को इस तरह उठाना कुछ अनुचित लग रहा था। तभी एक आदमी ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। तांगहे ने नए आने वाले को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी का हावभाव स्थिर था, ये स्पष्ट था कि वह प्रशिक्षित था। यूनिया हंसते हुए बोली, ये भाई डू हैं, मेरे निजी अंगरक्षक और चालक। तांगहे ने राहत की सांस ली।
डू शान चलकर आया, यूनिया को उठाने के लिए झुका, तांग हे की तरफ देखे बिना ही अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। तांग हे ने सोचा यह आदमी काफी घमंडी है और वह तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। डू शान ने यूनिया को कार में बिठाने के लिए झुकते हुए कहा, मिस, आपने मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। अध्याय 650 161 राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में योग्य _6। यूनिया मुस्कुराई और बोली, भाई डू, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने उस समय मिस जी की सलाह क्यों मानी। अगर वह उसके साथ चला गया होता तो वह उसे इस तरह की पीड़ा कभी नहीं सहने देता। अगली बार ऐसा नहीं होगा। यूनिया के घर पहुंचते ही युनशेन वापस आ गया। यूनिया को बिस्तर पर पीले चेहरे और पट्टी बंधे हाथ के साथ लेटे हुए देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। पापा, यूनिया ने उन्हें प्यारी सी मुस्कान दी। क्या तुम अब भी मुस्कुरा सकती हो? युनशेन का दिल भावनाओं से भर आया, ये जानते हुए कि खबर सुनकर यूनिया कितनी चिंतित हुई होगी। उसने सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ लगाए। पत्रकारों की भीड़ से उसका सामना हुआ और जब उसे पता चला कि यूनिया घर जा चुकी है तो वह फिर से जल्दी वापस लौट आया। किसी न किसी तरह, किसी समय उसकी बेटी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी। मैं अब ठीक हूँ, है ना? कुछ मामूली चोटों के अलावा मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। चिंता मत करो पापा, यूनिया ने बेफिक्री से कहा। युनशेन ने आह भरी, बिस्तर के पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसने इंटरनेट पर उसकी खूब तारीफें पढ़ी थीं और उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसकी बेटी कितनी बेहतरीन थी। उसने पहले कितनी बड़ी गलती की थी कि इतनी प्रतिभाशाली बेटी को नजरअंदाज किया, उससे नफरत की और उसे सताया। यूनिया के प्रति उसका अपराधबोध जितना गहराता गया, युनशू के प्रति उसकी नफरत उतनी ही बढ़ती गई। अगर वह न होती तो वे पिता पुत्री बनकर एक दशक से अधिक समय तक एक दूसरे के शत्रु और अलग कैसे रह जाते। अब तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी गलती सुधारने की शुरुआत कहाँ से करे। यूनिया, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, लेकिन अब से पापा तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने देंगे, युनशेन ने कोमल स्वर में कहा। यूनिया मुस्कुराए और बोली, मुझे पापा पर भरोसा है। युनशेन का फोन लगातार बजता रहा। यूनिया से कुछ देर बात करने के बाद वह फोन उठाने के लिए बाहर चला गया। छत को निहारते हुए यूनिया ने कड़वी मुस्कान दी। जब भी युनशेन उसके प्रति दयालु होता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वह मरने तक अपने और अपने भाई पर युनशेन द्वारा किए गए अत्याचारों को कभी नहीं भूलेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे अब मुड़ जाने से मैं कृतज्ञतापूर्वक रोने लगूंगा। यूनिया ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को याद दिलाया कि उसे कोमल हृदय नहीं होना है। कुछ निर्देश देने और काम का बहाना बनाकर युनशेन जल्दी से चला गया। यूनिया ने दरवाजे की ओर देखा, उसका दिल धीरे धीरे बैठ गया। बिना अपेक्षा के निराशा भी नहीं होती। युनशेन के लिए अंततः उसका करियर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। क्या इतने स्पष्ट प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता भी है? तांग हे द्वारा भेजी गई युवा नज एक बहुत ही कम उम्र की लड़की थी जिसने गुलाबी रंग की नस की वर्दी पहनी हुई थी। वह कद में छोटी लेकिन दुबली पतली थी, जिससे एक कोमल और आकर्षक आभा झलकती थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी और कोमल थी कि मानो उसे चुटकी से दबाया जा सके, और उसकी साफ और मासूम आंखें एक नन्हे खरगोश जैसी कोमल और मनमोहक आभा बिखेरती थीं। सुश्री जी नमस्कार, मेरा नाम यान किंगशी है। आप मुझे यानयान कह सकते हैं। मैं आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लूंगी, उसने मीठी कोमल आवाज में कहा, मानो वह धीरे से फुसफुसा रही हो। उस युवती को देखते ही यूनिया के मन में अचानक एक वाक्य आया, नाजुक और कोमल, आसानी से काबू में आने वाली। ऐसी सीधी निगाहों के सामने लड़की शर्मा गई और उसके कान लाल हो गए। उसने अपना गाल छुआ और धीरे से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? आप मुझे क्यों घूर रही हैं, महोदया? यूनिया मुस्कुराए और बोली, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की को समझ नहीं आया कि उससे अचानक ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने धीरे से जवाब दिया, मैं 22 साल की हूँ। यूनिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो उससे 6 साल बड़ी थी, फिर भी वे लगभग एक ही उम्र की बचकानी दिखती थीं। यूनिया की नज़र नस की वर्दी के सामने वाले हिस्से पर पड़ी, जहां आकृति को छिपाया नहीं जा सकता था। सुडोल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत भाग्यशाली है, यूनिया ने अचानक कहा। लड़की ने उसे एक गंभीर नज़र से देखा, मुझे अभी तक पहला प्यार भी नहीं हुआ है। सच में, मैं कामना करती हूँ कि भविष्य में आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, यूनिया ने सहजता से कहा। वह लड़की बेहद मासूम लग रही थी, मानो कोई अनुभवहीन युवती हो। ऐसी लड़की को तो किसी पुरुष के हाथों में प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
आखिर वह नर्स कैसे बन गई, जो एक कठिन और थका देने वाला पेशा है। बाद में यूनिया को पता चला कि यद्यपि वह लड़की कोमल और सरल दिखती थी, वास्तव में वह अंदर से काफी दृढ़ निश्चयी थी। वह कठिनाइयों से नहीं डरती थी, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती थी, और फुर्तीली और मेहनती थी, और यूनिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह प्रतिदिन बड़ी कुशलता से यूनिया की कमर की मालिश करती थी और केवल 2 दिनों में ही यूनिया ने काफी सुधार महसूस किया। मैडम, आप फिर से फोन क्यों चला रही हैं? आपको अब आराम करना चाहिए, फोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यूनिया ने अभी अपना फोन छुआ ही था कि यान्यान एक छोटी नौकरानी की तरह ताने मारने लगी। यूनिया ने बेबसी से हार मान ली। ठीक है, मैं खेलना बंद कर देती हूँ। आप मुझे सच में डरा देती हैं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।